नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सूत्रधार। उम्मीद है हमेशा की तरह आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सूत्रधार की आज की खास खबरों पर। आज की हमारी कवर स्टोरी में देखिए कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवाया। दूसरी खबर भी सरकार के कामकाज को लेकर ही है। देखिए कैसे बीजेपी के नेता ही भूमाफिया बने बैठे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और अगली खबर जनसंपर्क विभाग के टेंडर के फर्जीवाड़े से जुड़ी है। किस तरह से एक एड एजेंसी को विभाग ने फायदा पहुंचाया। आज की हमारी कवर स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने आंकड़ों में हेरफेर कर छतरपुर में गर्भवती महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवा दिया। जब द सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है वो कुछ और है और आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आखिरकार अधिकारियों ने कैसे प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाया, पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। पीएम मोदी ने शनिवार को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों से संवाद किया था और इस दौरान उन्होंने छतरपुर जिले की तारीफ की। कहा कि पहली तिमाही में छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% हो गया। ये बड़ी उपलब्धि है। ये कैसे हासिल हो गई, ये कई जिलों के लिए सीखने का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक नए सबक के समान। जैसे ही पीएम ने ये कहा, सीएम ने पीएम की इस तारीफ को ट्वीट किया। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कसीदे पढ़ दिए। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट किया और छतरपुर के प्रशासनिक अमले की जमकर तारीफ। मौके का फायदा छतरपुर प्रशासन ने भी उठाया और वाहवाही बटोरने में अमला भी पीछे नहीं रहा। हमारे हेल्थ टीम और हमारी जो महिला बाल विकास की टीम जो है, उन लोग का आउटरीच के प्रोग्राम के तहत लोगों तक पहुंचने की एक कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पर्टिकुलरली फोकस में लेते हुए, और छतरपुर में एक ये भी चैलेंज है कि बहुत सारे जोग्राफिकली ही डिस्टेंस है जगहों तक पहुंचने की, तो उसमें उल्लेखनीय कार्य हमारे एएनएम और आशा के द्वारा की गई है। तो इस तारतम्य में हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट को भी हमारे तरफ से भी बता दें। इतना ही नहीं, छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शिलेंद्र सिंह, जो कि विधायक राजेश प्रजापति की शिकायत पर हटाए गए, उन्होंने भी इस काम की तारीफ बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने समर्थन में कुछ नेताओं से ट्वीट करवाए और खबरें भी छपवाई, क्योंकि पूर्ण अभियान उन्हीं के कार्यकाल में चलाया गया था और इसके जरिए उनकी कोशिश रही कि किसी और जिले की कलेक्ट्री मिल जाए। यानी पीएम की तारीफ के बाद हर किसी ने यह बताने की कोशिश की कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है प्रशासनिक अमला। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है। प्रधानमंत्री ने तारीफ की तो सभी ने तालियां पीटी और अपनी अपनी पीठ भी थपथपाई, लेकिन प्रधानमंत्री से झूठे आंकड़े बुलवाकर, साफ झूठ इसलिए क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं दर्ज ही नहीं है कि 97% गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हुआ। और तो और पिछले 3 साल के आंकड़े तो कहते हैं कि 97% का आंकड़ा तो कभी छुआ ही नहीं जा सका है। द सूत्र ने छतरपुर और भोपाल दोनों जगहों से इस पूरे मामले की पड़ताल की। पीएम ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 37% से 97% हुआ, लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि 4 साल पहले 2018 के दिसंबर महीने में छतरपुर में 61.07 गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2019 दिसंबर के महीने में 67.29% रजिस्ट्रेशन हुआ और 2020 दिसंबर में 79.37% रजिस्ट्रेशन हुए। यहाँ आप मेरे साथ नीति आयोग की वो रिपोर्ट साफ देख सकते हैं। ये नीति आयोग की वही रिपोर्ट है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर्स के साथ चर्चा की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, छतरपुर जिले का 2021 की नवंबर की जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो पहली तिमाही के रजिस्ट्रेशंस थे वो
उनका प्रतिशत 76.15 रहा है। उसके एक महीने पहले यानी कि अक्टूबर का, जिसे कि ये T1 बोल रहे हैं, वो रहा है 76.12 और उससे एक महीने पहले 76.03। इसका मतलब इस पूरी रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक ये नहीं दिखाया जा रहा है कि पहली तिमाही के रजिस्ट्रेशन 97% हो चुके हों। यानी सब कुछ गड़बड़ है, आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? पीएम की तारीफ के बाद अपने प्रशासनिक अमले की तारीफ करने वाले कलेक्टर संदीप GR से 10 सूत्र ने फोन पर बातचीत की, तो सुनिए क्या कहा कलेक्टर साहब ने। वो वेरी करता रहता है, इट कीप्स वेरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट थिंग, इट्स अ कांस्टेंट थिंग. There could be different at different stages. It could be different. I will let you can actually right now in the middle of a meeting, the Mahila Bal Vikas Adhikari and the DPM here will be able to share all the details with you. I tell them to talk to you, है ना? यानी कलेक्टर ये तो मान रहे हैं कि डेटा में बदलाव हो सकता है, और कलेक्टर ने यह भी कहा था कि उनकी तरफ से कोई कॉल करेगा, मगर वो कॉल नहीं आया। इसके बाद 10 सूत्र ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की मातृ स्वास्थ्य की डिप्टी डायरेक्टर अर्चना मिश्रा से बात की, तो उन्होंने 10 सूत्र से क्या कहा वो भी सुनिए। ये मामला प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने छतरपुर के CMHO से डायरेक्ट फोन करके जानकारी मांगनी चाहिए। बात करने के बाद उन्होंने भी माना कि यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद 10 सूत्र ने जब CMHO छतरपुर डॉक्टर विजय पथेरिया से खुद बात की, तो उन्होंने भी यह माना कि शायद ये जो 97% वाला डेटा है वो किसी ब्लॉक का हो सकता है। परंतु यहाँ सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में पूरे छतरपुर जिले का जिक्र कर दिया था। छतरपुर के CMHO डॉक्टर विजय पठारिया ने समय मांगा था, और वो भी 15 मिनट का। लेकिन जब काफी देर हो गई तो 10 सूत्र ने उनसे एक बार फिर संपर्क किया, लेकिन क्या हुआ? जब 15 मिनट बाद हमने उनसे फिर से संपर्क किया तो उन्होंने बोला क्योंकि उनके पास अभी तक वो डेटा नहीं आ पाया है तो वो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर बोली कि शायद 97% वाला डाटा किसी एक ब्लॉक का हो सकता है। आंकड़े किस तरह से गलत हैं वो ये भी बताता है कि छतरपुर जिले में 67 ANM के पद खाली पड़े हैं, तो गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में 97% रजिस्ट्रेशन होना असंभव सा लगता है। नीति आयोग के पूरे आंकड़े 10 सूत्र ने जांचे तो कहीं भी ये समझ नहीं आया कि जो भी इंडिकेटर दिए हैं वो 37% से बढ़कर 97% कैसे हो गए। यानी अधिकारियों ने बड़ी चतुराई से देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा दिया और तारीफें बटोरी। इस पूरी रिपोर्ट से साफ है कि अधिकारियों ने बड़ी सफाई से प्रधानमंत्री को आंकड़ों में गुमराह कर दिया। असल में प्रधानमंत्री वो ही पढ़ते हैं जो अधिकारी उन्हें ब्रीफ करते हैं। पूरे देश के सामने जिस जिले छतरपुर की पीएम ने तारीफ की, दरअसल उसने तारीफ के काबिल कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था। असल में गलत जानकारी देकर सरकार को गुमराह करना अधिकारियों का एक पुराना शगल रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक खास बात जरूर बताना चाहेंगे। हमें अधिकारियों की इस कारस्तानी की जानकारी एक सूत्र के जरिए मिली है। आप भी ऐसी खबरें हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये कहावत अक्सर पुलिस वालों के लिए कही जाती है। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कहेंगे कि अब पुलिस वालों पर यह कहावत कतई फिट नहीं बैठती। मामला टीकमगढ़ का है, जहां एक महिला ASI अपने प्लॉट पर हुए कब्जे को लेकर CM से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद तक से मुलाकात कर चुकी है। इंसाफ की गुहार लगा चुकी है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी नेताओं से ये ASI इसलिए मिली क्योंकि प्लॉट पर कब्जे का आरोप टीकमगढ़ के बीजेपी नेताओं पर ही लग रहे हैं। माया जैन का सपना था कि उनके इस प्लॉट पर वो अपना एक आशियाना बना सके, लेकिन आशियाना तो छोड़िए, अभी वो प्लॉट पर कब्जे की लड़ाई ही लड़ रही है। माया जैन टीकमगढ़ की विशेष पुलिस शाखा में ASI के पद पर पदस्थ है। यकीन न हो तो ये वर्दी वाली उनकी फोटो देख लीजिए। माया जैन ने 2013 में 3600 वर्ग फीट का ये प्लॉट SL अहिरवार से खरीदा था।
भगत नगर इलाके में इस जमीन को खरीदने के लिए माया जैन ने बैंक से 40 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके बाद एसएल अहिरवार ने माया जैन के प्लॉट से सटा हुआ प्लॉट बीजेपी नेता राजेंद्र तिवारी को बेचा। 17 फरवरी 2021 को माया जैन ने प्लॉट पर मकान बनाने के लिए काम शुरू किया, लेकिन बीजेपी नेता राजेंद्र तिवारी और युवा मोर्चे में महामंत्री तिवारी के बेटे राहुल तिवारी ने काम रुकवा दिया, ये कहकर कि ये उनका प्लॉट है। जैसे ही मैंने काम लगाया तो राजेंद्र तिवारी के द्वारा, राहुल तिवारी के द्वारा मुझे जमीन पर काम नहीं लगाने दे रहा है और धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं बीजेपी की सरकार मेरी है, भारत मेरा है, इसलिए तुम यहाँ से जमीन छोड़कर चली जाओ। प्लॉट के सारे दस्तावेज माया जैन के पास है। आखिरकार किस आधार पर राजेंद्र और राहुल तिवारी इसे अपना बता रहे हैं? द सूत्र ने इसकी पूरी पड़ताल की। द सूत्र की टीम ने एसएल अहिरवार से मुलाकात की, जिन्होंने ये प्लॉट माया जैन को बेचा था। अहिरवार ने कहा कि ये एएसआई माया जैन का ही प्लॉट है और उन्होंने इसे उन्हें ही बेचा था। किस किस को नहीं बेचा था? 31/27 था 1 नंबर। उसमें हमने पहले माया दीदी को पठार से लगी हुई 6 प्लाट बेचे थे और फिर 6-7 महीने बाद हमने राजेंद्र तिवारी को बाद में बेची थी। माया जैन इस मसले को लेकर टीकमगढ़ के एसपी, कलेक्टर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल से भी मिल चुकी है, लेकिन केवल भरोसा मिलता है। पिछले दिनों जब प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग टीकमगढ़ के दौरे पर थे, तब भी माया जैन ने उनके सामने गुहार लगाई, लेकिन सारंग ने माया जैन की बात को अनसुना कर दिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने लगे। अभी मुझे दिया है ना, मैं दिखाता हूँ ना, आपने भी दरखास्त दी थी। मैं 30 तारीख को तो कलेक्टर साहब को फोन लगाया। खुद के प्लॉट के सीमांकन और बंटवारे का आवेदन भी तहसीलदार को दे चुकी है, लेकिन तहसील कार्यालय ने राजनीतिक दबाव के चलते सीमांकन ही नहीं करवाया। इसे लेकर माया जैन को कई बार धमकियां भी मिल चुकी है, जिसकी शिकायत वो अपने ही महकमे के अधिकारियों को भी कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के दरवाजे में भटक के आई हूँ, फिर भी सर मुझे न्याय नहीं मिला। बीडी शर्मा के दरवाजे 3 दिन बैठी रही बराबर, फिर भी बीडी शर्मा जी मुझसे मिले नहीं, इसलिए उन्हीं की धमकी देते हैं। ये पुराने राजेंद्र तिवारी, करीब इन पे 39 प्रकरण पंजीबद्ध हैं जिला टीकमगढ़ में और यह हम गुंडा प्रवृत्ति के हैं। इनके द्वारा धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुमने जमीन नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारे पति को हरिजन एक्ट में फंसा दूंगी, तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करा दूंगी। बीजेपी नेता राजेंद्र तिवारी और राहुल तिवारी से भी 10 सूत्रों ने बात की, तो उन्होंने बातचीत से ही इनकार कर दिया। ये भी कहा कि सारे आरोप झूठे हैं और ये भी कहा कि खबर दिखाने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहीं कलेक्टर से भी 10 सूत्रों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। जाहिर है कि राजनीतिक दबाव के आगे अधिकारी बोलना नहीं चाहते और एक एएसआई गुहार लगाते हुए परेशान हो चुकी है, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या यही है सरकार का भूमाफियाओं को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ने का दावा? साफ है कि दावों और हकीकत में एक बड़ा अंतर होता है। सरकार के दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन प्रचार प्रसार में भी किस तरह से टैक्स पेयर यानी आपका और हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, आपको इसकी वानगी बताते हैं। यह मामला जनसंपर्क विभाग से जुड़ा है। जनसंपर्क विभाग के किसी भी फर्जीवाड़े की खबर आप तक नहीं पहुंचती है, लेकिन 10 सूत्र इसे आप तक पहुंचा रहा है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों का कारनामा। 1 महीने पहले आयोग की घोषित एड एजेंसी 1 ही महीने बाद हो गई योग। एड एजेंसी पर क्यों मेहरबान अफसर? टेंडर में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। अब यह पूरा मामला है क्या, वो आपको बताते हैं। जनसंपर्क विभाग ने साल 2020 में फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, कैलेंडर, प्रचार रथ, प्रदर्शनी और दीवार लेखन के काम के पैनल बनाने के लिए टेंडर बुलाए थे। टेंडर की शर्त थी कि उसी एजेंसी को टेंडर मिलेगा जिसका सालाना टर्नओवर औसतन 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच का होगा। अलग अलग टेंडर के लिए टर्नओवर अलग अलग निर्धारित किया गया था। बाकी सारी कंपनियों की तरह श्रीराम एड एजेंसी ने भी सभी कामों के टेंडर डाले। एक काम के लिए श्रीराम एड एजेंसी पात्र हो गई और वो काम था प्रदर्शनी कार्य। यह टेंडर खोला गया 11 सितंबर 2020 को। टेंडर की शर्त थी कि जिस भी कंपनी को यह टेंडर मिलेगा उसका पिछले 3 सालों का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होना चाहिए। अब गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। यह दस्तावेज दीवार लेखन कार्य, फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, कैलेंडर, इन कामों के टेंडर के दस्तावेज है और इनमें टेंडर की शर्त थी कि कंपनी का पिछले 3 साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। दूसरा,
प्रचार रथ के काम के लिए टेंडर की शर्त थी कि पिछले 3 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। 11 अगस्त 2020 को इन कामों के टेंडर खोले गए, जिसमें श्रीराम एड एजेंसी को अपात्र घोषित कर दिया गया था। कारण बताया गया कि एड एजेंसी ने 2019-20 के प्रोविजनल ऑडिट की रिपोर्ट संलग्न नहीं की। साथ ही टर्नओवर सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़े एक दूसरे से मिलान नहीं होते। अब यहां 10 सूत्र के 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जो श्रीराम एड एजेंसी 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर न बताने के एवज में 3 टेंडर से बाहर हो गई, उसने 1 महीने बाद 2 करोड़ के टर्नओवर की शर्त वाला टेंडर कैसे हासिल कर लिया? 1 महीने के भीतर टर्नओवर सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों का मिलान कैसे हो गया? इन सवालों को लेकर जब 10 सूत्र ने टेंडर के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्यों से बात की, तो इनमें से किसी ने भी ऑन कैमरा बात नहीं की। कमेटी के सदस्य अपर संचालक सुरेश गुप्ता और उप संचालक वित्त आशीष नंदनवार ने एड एजेंसी का पक्ष लेते हुए कहा कि जिन 3 टेंडर्स में एजेंसी अपात्र हुई, उसमें कोई डॉक्यूमेंट लगाए नहीं गए होंगे और बाद में लगा दिए होंगे और इसीलिए एजेंसी पात्र हो गई। सहायक संचालक ऋषभ जैन ने कहा कि पुराना मामला है, इसलिए उन्हें याद नहीं। हर टेंडर जो होंगे सबके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ठीक है। अब आपने हमने जैसे मान लीजिए एक किसी टेंडर में मांगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सबमिट नहीं किए, ठीक है, वो निरस्त हो जाएगा। ओके। दूसरा टेंडर है, उसमें आपने प्रॉपर उसमें लगा दिए होंगे, तो बोले ना आंकड़ों का मिलान नहीं हो रहा है। अभी जैसे हम लोग वहाँ भी फील कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए किसी का टर्नओवर है, एक्चुअल है तो है भाई, है ना, ठीक है। पुरानी बात हो गई, आदमी को उस दिन देखते हैं जब वो कमेटी की जॉब खुलता है, तब वो कागज अपन देखते हैं कि हाँ ये ठीक वो मुझे ये नहीं पता है कि कौन से वाले में क्या क्या कौन से वाले में बिल्कुल। स्थापना प्रशासन से पूछो तो हम हर चीज बता देंगे। कमेटी बनाया तो हम चीज हर चीज थोड़ी जो है अभी हम 2 साल पुरानी बात या 3 साल पुरानी बात हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो आप मुझे यहाँ बैठने के लिए उनसे बात। जबकि 10 सूत्र के पास पूरे वो कागज मौजूद हैं। कंपनी ने ऐसे कोई दस्तावेज नहीं लगाए जिससे उसका 2 करोड़ सालाना टर्नओवर साबित हो सके। इसके बाद भी जनसंपर्क विभाग ने उसे ये टेंडर दिया। सहायक संचालक के जोशी ने तो टेंडर में क्लेरिकल मिस्टेक ही बता दी। उनके मुताबिक जिस काम का टेंडर एजेंसी को मिला, उसमें 3 साल का कुल टेंडर 2 करोड़ रुपए का मांगा गया था, हर साल का नहीं। इसीलिए एजेंसी को मिल गया। बाकी टेंडर इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुल टर्नओवर 3 से 4.5 करोड़ के बीच का था। इसमें प्रतिवर्ष लिखा जाना ही क्लेरिकल मिस्टेक है। पिछले 3 वर्षों का औसतन टर्नओवर 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ही गलत है, प्रतिवर्ष नहीं होना चाहिए, ये प्रतिवर्ष यहाँ आएगा, वो मिस्टेक है। ये 3 वर्ष का एक अलग अलग वर्षों का मांगा था पहले, ये अलग अलग वर्षों का मांगा था। अब इसमें भी तो रुपए प्रतिवर्ष लास्ट में लिखा है, इसमें भी रुपए प्रतिवर्ष नहीं, इसमें उसकी लिखा होगा गलत है, कंफ्यूजन। ये केवल 3 वर्षों का इसमें लिखा है, पिछले 3 वर्ष का औसतन शब्द यहाँ नहीं आया। अच्छा, ये औसतन यहाँ नहीं आया। 3 वर्षों का टर्नओवर 1 करोड़ प्रतिवर्ष, औसतन नहीं है, ये औसतन, इसलिए उसका हुआ, इसीलिए इस काम में हुआ, बस बाकी काम में नहीं हुआ। यानी सभी लोग ये कहते नजर आए कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन श्रीराम एड एजेंसी ने टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। 10 सूत्र के बाद संस्कृति संचालनालय की तरफ से एजेंसी को एक पत्र जारी किया गया था कि 14 जनवरी 2018 को कार्यक्रम आयोजित होना था और उसमें क्या क्या सामान लगना था, उस पत्र में इसकी डिटेल थी। लेकिन पत्र जारी करने की तारीख कार्यक्रम होने के बाद 18 जनवरी 2018 की थी और संस्कृति विभाग के उप संचालक ने 17 जनवरी को इस पर साइन किए थे। यानी ये पूरी तरह से फर्जी था। दूसरा फर्जीवाड़ा ये हुआ कि विभाग की तरफ से 15 अगस्त से 15 सितंबर 1 महीने के लिए एजेंसी को अलीराजपुर, झाबुआ, सिंगरौली और सीधी जिले में 20 प्रचार रथ चलाने की इजाजत दी गई थी। जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों ने प्रचार रथों की मीटर रीडिंग बताई है, उसमें हेरफेर नजर आता है। जैसे झाबुआ के मेघनगर में गाड़ी नंबर MP09 GF 5464 की ओपनिंग मीटर रीडिंग 3254 है और क्लोजिंग है 2286। टोटल रीडिंग है 5540, यानी प्रचार रथ माइनस रीडिंग बता रहा है। बहरहाल श्रीराम एड एजेंसी ने टेंडर पाने के लिए जो दस्तावेज लगाए, उनमें से 1 दर्जन दस्तावेजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें कृषि, जनसंपर्क, संस्कृति विभाग के काम शामिल है। इसके अलावा पटेल ग्रुप, RKDF, TIT और टॉप एंड टाउन के भी जो सर्टिफिकेट लगाए गए, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर सभी अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं
और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्थिति में मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि नज़र तो मिला, जुबान तो खोल, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। कैमरामैन सईद खान के साथ राहुल शर्मा, द सूत्र, भोपाल। हमने जो भ्रष्टाचार का मामला आपको बताया ये तो सिर्फ एक वानगी भर है। जनसंपर्क विभाग में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सच पहुंचाने का जिम्मा जिन मीडिया संस्थानों पर होता है उन्हें जनसंपर्क विभाग से करोड़ों के सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन द सूत्र निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रखता है और इसीलिए द सूत्र किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता, सरकारी विज्ञापन या आर्थिक मदद सरकार से नहीं ले रहा है, ताकि वह अपने पाठकों और दर्शकों तक सच पहुंचा सके बिना किसी दबाव के, निष्पक्ष और निर्भीक होकर। चलिए अब देखते हैं आज देश और प्रदेश में क्या खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी। इन पुरस्कारों के लिए देश भर के 61 बच्चों को चुना गया था। इनमें से 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। इस मौके पर उन्होंने विजेताओं से बातचीत भी की। वहीं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश की सभी बेटियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। इन बच्चों में हरदा के अनुज जैन, अनूपपुर की बनीता दास और इंदौर के अभी शर्मा शामिल है। बनीता दास ने नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाखा के मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। अनुज जैन को ये सम्मान शैक्षणिक क्षेत्र के लिए दिया गया है। वहीं इंदौर के अभी शर्मा देश भर के 120 विद्यार्थियों को वैदिक गणित पढ़ाते हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। इस बीच ही ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट को BA.2 का नाम दिया गया है। इस वेरिएंट ने सबसे पहले दस्तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दी है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से शहर में 16 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें 6 बच्चे भी हैं। वहीं देश भर में 530 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बीते साल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी दमदार पारियों की बदौलत उन्हें इस बार रशेल होफलैंड ट्रॉफी के लिए चुना गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पहले ही मोहम्मद रिजवान बन चुके हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी। उनके और सिद्धू के कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान ने संदेश भेजा था। उन्हें कहा गया कि सिद्धू को आप अपनी सरकार में ले लो। हालांकि इस बारे में सिद्धू ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये थी देश और प्रदेश की कुछ खास खबरें। आइए अब नजर डालते हैं आज के कार्टून पर। सबसे पहले देखेंगे कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का कार्टून। सतीश का तंज आज केंद्र सरकार पर। सरकार ने अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय तो कर दिया है। इस विलय के बाद अब अच्छे दिन और गरीबी के विलय होने का भी इंतजार है। दूसरा कार्टून चंद्रशेखर हाड़ा का। हाड़ा ने चुनाव से पहले नेताओं की स्थिति पर आज का कार्टून बनाया। रैलियां, सभाएं सब बैन कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से नेता लोग घर पर हैं, पर डर तो इस बात का है कहीं नतीजे भी यही ना कह दे कि आप घर पर ही रहें। कीर्तिश का कार्टून आज बेरोजगारी पर। चुनावों से पहले घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात कही गई है। भाई इस साल तो नौकरी मिल ही जानी चाहिए, अगली बार तक कहीं युवा रिटायरमेंट की उम्र पार न कर जाएं। आजकल ऊटपटांग बयान देने का ऐसा ट्रेंड चला है कि जिस नेता को देखो वो आगे आकर बयानबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ दिन पहले भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि शराब तो एक औषधि है, हर किसी को ये थोड़ी थोड़ी जरूर पीनी चाहिए। वहीं हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले धर्म गुरु यति नरसिंह आनंद को उनके बयानों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर की चिंता इस बात को लेकर है कि नरसिंह आनंद जेल से बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि अगर वो बाहर आकर बयान देने लगे तो चर्चा उनकी होगी। और अब जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाते हैं, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपको भी होगा कड़ाके की ठंड का एहसास। वैसे भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 2 से 3 दिनों में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। वैसे ये प्रकृति की खूबसूरती भी है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक चुनौती भी। आप ये वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाजत।
आप सूत्रधार देखते रहिए। आपका सूत्रधार देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं। शुभ रात्रि।